Hello everyone, this is Dr. Asif Khan. Welcome back to my YouTube channel that is Biology on your Fingertips. आज के सेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डिस्कस करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इस डायग्नोसिस के बेनिफिट्स क्या हैं ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनको ये लेक्चर ये टॉपिक समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं पहले सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तब सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब होता है ना किसी पैथोलॉजी को डायग्नोस्ट करना, ऑब्जर्व करना, पैथोलॉजी और द पैथोजेंस। तो डायग्नोसिस बेसिकली वो सारे टेक्निक्स जिसमें हम पैथोजेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल दोस टेक्निक्स विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस। तो पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं। नॉर्मली होता क्या है ना कि पैथोजेंस को डिटेक्ट एक पर्सन या पेशेंट अगर मैं कहूं वो तब प्रेफर करता है जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ चुके हों या कंडीशन खराब हो चुकी हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं कहूं तो इस कंप्लीट डायग्नोसिस को अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो फर्स्ट पार्ट वो है विच इज रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। यानी जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जब सिम्टम्स आ जाते हैं, सिम्टम्स के आने का मतलब ऑलरेडी आपकी बॉडी में पैथोजेंस एक ह्यूज अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन कर चुका है। अगर मल्टीप्लिकेशन कर चुका है तो बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स का मतलब अब वो आपकी बॉडी पे हार्म पहुंचा रहा है, आपको डैमेज कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, तो सिम्टम्स को देख के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप यूरिन टेस्ट करवा लें, आप ब्लड टेस्ट करवा लें, एंड उन टेस्ट के थ्रू या उन सैंपल्स के थ्रू पैथोजेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। तो कन्वेंशनल जो मेथड है इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई ना बच्चों कि पैथोजेंस आर एट हाई अमाउंट। तो पैथोजेंस हाई अमाउंट में है तो सिम्टम्स भी पेशेंट पे अपीयर होंगे। ठीक है, सिम्टम्स अपीयर, एंड फाइनली जो कन्वेंशनल मेथड है इसमें डायग्नोसिस एक डॉक्टर सिम्टम्स को देख के ही प्रिस्क्राइब करता है या प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट में सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब एक कॉमन कन्वेंशनल मेथड है। सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब कॉमन कन्वेंशनल मेथड है। बट रिमेंबर, इन टेस्ट के थ्रू आप पैथोजेंस को तब डिटेक्ट करते हो जब पैथोजेंस बहुत हाई अमाउंट में है। क्लियर? बट सपोज आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हुआ या आपके जीन पे कोई म्यूटेशन हुआ, कोई जेनेटिक डिजीज हुई और उसके सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोविड के केसेस में क्या हो रहा था कि कई बार पेशेंट्स असिम्टोमेटिक थे। तो इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम लोग स्टडी करते हैं इसमें यह भी एक कंडीशन हो सकती है कि जो पर्सन है वो असिम्प्टोमेटिक है। यहां तो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, यहां पे तो एकदम आपको ध्यान रखना है कि ये कई बार असिम्प्टोमेटिक कंडीशन में भी पैथोजेंस के काउंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो असिम्प्टोमेटिक कंडीशन में भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर पैथोजेंस का अमाउंट बहुत कम है, पैथोजेंस आर प्रेजेंट एट अ वेरी लो काउंट, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो पैथोजेंस के काउंट को इंक्रीज करके, नॉट इन द बॉडी, इंक्रीज करके बाय द डायग्नोस्टिक मेथड
वो पैथोजन के नेचर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और पैथोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। सपोज किसी पर्सन की बॉडी में आज कोविड-19 का वायरस एंटर हुआ, ठीक है, तो इमीडिएटली सिम्टम्स नहीं आते, सिम्टम्स को अपीयर होने में 3 to 4 डेज लग जाते हैं, बट स्टिल आरटीपीसीआर के थ्रू आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो, आप कर लेते हो ना, तभी आप उसको कोविड पॉजिटिव की कैटेगरी में डाल देते हो। तो पेशेंट को सिम्टम्स आ नहीं रहे, स्टिल वो अफेक्टेड है या स्टिल वो सफर्ड है बाय एनी डिजीज, तो उस कंडीशन के लिए पैथोजेंस को लो काउंट पे, लो अमाउंट पे डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स आने का वेट करेंगे ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि पेशेंट की लाइफ डेंजर में आ जाए। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये असिम्प्टोमेटिक कंडीशन में भी डिटेक्ट करता है एंड डिटेक्शन ऑफ पैथोजन एट अ वेरी लो काउंट, अगर बहुत कम भी है, इवन असिम्प्टोमेटिक है, तब भी ये पैथोजेंस को डिटेक्ट कर लेता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बेसिकली कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, इसमें पीसीआर, अभी मैं आरटीपीसीआर की बात कर रहा था, तो पीसीआर इज ए वेरी पॉपुलर फॉर स्पेशली वायरल डिजीज लाइक कोविड-19, देन आरडीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको भी हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब, एंड द थर्ड वन इज एलाइजा, ठीक है, एलाइजा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। क्लियर बच्चों? तो ये 3 टेक्निक्स आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो सबसे पहले हम लोग ना इसमें एलिसा को ही स्टडी करेंगे, बिकॉज एलिसा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, बोर्ड एज वेल एज फॉर नीट एग्जामिनेशन। So let's understand ELISA first. So ELISA और enzyme linked immunosorbent assay, ठीक है, ये जो टेक्निक है मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूं, enzyme linked immunosorbent assay, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ELISA का एक्सपेंशन, ELISA का फुल फॉर्म। और ये टेक्निक एक प्रिंसिपल पे काम करती है, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। अब इस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक काम कर रही है एलाइजा। क्लियर? करता कैसे ये टेक्निक काम, इस पे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एलाइजा टेक्निक है, ये बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंट्रैक्शन है ना, उसमें ये एलाइजा एक प्लेटफॉर्म में, माइक्रोपिपेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, ये हो गया इसका माइक्रोपिपेट, ठीक है। तो इसको पॉलीस्टाइरीन पिपेट भी बोलते हैं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं पॉलीस्टाइरीन पिपेट, ठीक है। चलिए, अब इसके थ्रू हमें पैथोजेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है एट अ वेरी लो अमाउंट। तो पहले हम ना कुछ डिजीज के बारे में देख लें कि किन पर्टिकुलर पैथोजेंस को डिटेक्ट किया जाता है थ्रू दिस पॉलीस्टाइरीन पिपेट और माइक्रोपिपेट, जो भी आप याद रखना चाहें। तो इसमें बेसिकली हम डिटेक्ट करते हैं HIV के पेशेंट्स को, ठीक है, और HIV प्लस कैंसर, ठीक है। तो पहले मैं आज HIV का केस आपको बताऊंगा कि कैसे HIV के पेशेंट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो HIV का जो वायरस होता है ना बच्चों, HIV के वायरस में इंटरनली क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल और एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है क्योंकि ये रेट्रोवायरस है, ये RNA जीनोम से DNA का फॉर्मेशन कर सकता है।
तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ये इसका जेनेटिक मटेरियल। और ये जो लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड के ऊपर इसकी एंटीजेनिक लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये इसका ग्लाइकोप्रोटीन और इसको एंटीजेन और एंटीजेनिक लेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वही एंटीजेन है जिसको एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। और इस एंटीजेन के पास सबसे बड़ा जो वेपन है इस HIV के वायरस के पास, वो नॉन एंटीजेनिक लेयर है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसके ऊपर नॉन एंटीजेनिक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये नॉन एंटीजेनिक लेयर है और इसी के प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लगा देती है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस्ड नहीं करेगी। तो ये नॉन एंटीजेनिक लेयर है आपकी। क्लियर? अब होता क्या है ना कि जैसे ही ये एंटीजेनिक लेयर, सॉरी नॉन एंटीजेनिक लेयर टी सेल के कांटेक्ट में आती है, ये इसका टी सेल है और टी सेल के पास मार्कर होता है ना CD4, तो इस CD4 मार्कर की वजह से यहां पे इंट्रैक्शन बनता है और इस इंट्रैक्शन से क्या होता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस टी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड कर देता है और टी सेल इसके जेनेटिक मटेरियल को यानी RNA को यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA। तो वायरल DNA बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली हमारा टी सेल और बी सेल का जो स्टिमुलेशन है वो ब्रेक हो जाता है और पर्सन इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए अगर बॉडी में HIV है तो HIV पॉजिटिव के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव तो तब होगा जब उसकी बॉडी में पैथोजेंस डिटेक्ट होंगे, उसके लिए हम एलाइजा का यूज करते हैं। तो इसमें हम करते क्या है ना, सबसे पहले HIV की जो एंटीजेनिक लेयर है उसको यहां पे हम लोग एंटीजेनिक लेयर को सबसे पहले हम लोग इस प्लेट में इमोबिलाइज्ड करेंगे। ठीक है, तो ये एंटीजेन लेयर और एंटीजेनिक लेयर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ये कि आपको एलाइजा प्लेट में जो कंसर्न्ड आपका पैथोजन है उसके एंटीजेन को प्लेस करना है। उसके बाद आप करेंगे क्या कि जो आप सैंपल लेंगे, मान लीजिए यहां आपका ब्लड सैंपल है, ठीक है, तो सैंपल में ये वायरस प्रेजेंट है। तो वायरस अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी ने कुछ ना कुछ तो एंटीबॉडीज बनाया होगा ना, जैसे यहां इंट्रैक्शन हुआ है तो यहां कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज तो बने होंगे। तो वो जैसे ही सैंपल आप इसमें इंट्रोड्यूस्ड करेंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए, मैं यहां शो कर रहा हूं, आपको याद होगा एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है। ओके, सॉरी, ठीक है, तो यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिसपे एंटीजन आके बाइंड हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया और ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, अब ये रिएक्ट करेगा विद द एंजाइम। और अब इसमें हम जो एंजाइम ऐड करेंगे ना, वो एंजाइम हम ऐड करेंगे अल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पॉलीस्टायरीन पिपेट में सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि एंटीजन इंट्रोड्यूस्ड करना है। एंटीजन इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उसका सीरम इंट्रोड्यूस्ड करेंगे या ब्लड इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। उस ब्लड के इंट्रोड्यूस्ड होने से क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जो भी थोड़े बहुत एंटीबॉडीज
एंटीजन ने बनाए होंगे, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि बॉडी में जो एंटीबॉडीज बने हैं, एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजन। तो वो एंटीबॉडी हमारे कंप्लीट वायरसेस को हमारी बॉडी में काउंटर नहीं कर रहा है, बट उन एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन से एक चीज तो क्लियर है ना कि वो एंटीबॉडी जिस एंटीजन के लिए बनी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, तो वो एंटीबॉडी इस सैंपल के थ्रू, अगर उस पेशेंट का, उस सस्पेक्टेड पेशेंट का हम सैंपल ले लें और उस सैंपल को इसमें ड्रेन करें, तो वो एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन के स्पेसिफिक है, तो वो उसी साइट पे बाइंड होगी। यानी अगर एंटीबॉडी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीरम में, अगर एंटीबॉडी है, क्योंकि एंटीबॉडी तो तब बनेगी ना जब बॉडी में उस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई होंगी, जैसे कि यहां बन रहा है। तो ये एंटीबॉडीज जाके एंटीजन से बाइंड हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये तो तभी बनेगा ना जब सस्पेक्टेड पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज होंगी, और एंटीबॉडीज तो तब होंगी जब वायरस के लिए थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ने जनरेट की होगी। अब क्या होगा ना, अब हम एक एंजाइम यूज करेंगे, दैट इज अल्कालाइन फॉस्फेटेस। अल्कालाइन फॉस्फेटेस। तो ये अल्कालाइन फॉस्फेटेस एंजाइम इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अल्कालाइन फॉस्फेटेस। और जैसे ही ये बाइंड होगा तो जितने अनरिएक्टेड एंटीबॉडीज है वो वॉश्ड होंगी। ये अब इस प्लेट पे, इस पिपेट पे प्रेजेंट है। अब इसका प्रेजेंस जो है, देखिए दो तरीके हैं इसको देखने के, या तो आप इसको, जिसको हम ऑटोरेडियोग्राफी का टर्म देते थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो यहां पे हम इसको स्क्रीनिंग बोलेंगे सिंपली। तो स्क्रीनिंग के थ्रू हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, या हम एंजाइम परऑक्सीडेज के थ्रू, ठीक है, परऑक्सीडेज क्या करेगा ना, ये रिएक्ट करेगा इस कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, रिएक्ट विद कॉम्प्लेक्स एंड इट शोज कलर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये कलर्ड रिएक्शन शो करेगा। तो ये सेकंड जो डिटेक्शन है ना, स्क्रीनिंग तो हम करेंगे ही, बिकॉज हमें ये कॉम्प्लेक्स देखना है और ये देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एंटीजन हमने यहां प्लेट्स में डाले थे उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बना है सीरम में, यानी सस्पेक्टेड जो पर्सन है वो HIV पॉजिटिव है। नंबर 2, अब सेकंड वो कितने अमाउंट में है पैथोजन, इसके लिए हम परऑक्सीडेज यूज करेंगे। परऑक्सीडेज इससे रिएक्ट करेगा और कलर रिएक्शन देगा। अब इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पैथोजन। यानी ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है, जितना डार्क होगा, ठीक है, जितना ये डार्क होगा, ठीक है, डार्क होगा, तो यानी पैथोजेंस का अमाउंट बहुत ज्यादा है। डार्क इंडिकेट हाई अमाउंट ऑफ पैथोजेंस, ओके, एंड लाइट इंडिकेट लो अमाउंट ऑफ पैथोजेंस, बट पैथोजेंस तो प्रेजेंट है ना, तो उस कंडीशन में फिर हम HIV पॉजिटिव पेशेंट को इस तरह से डिटेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एलाइजा। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वायरस के एंटीजन के ऊपर नॉन एंटीजेनिक लेयर ना होती तब हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती, सफिशिएंट अमाउंट में बनाती। बट 2 प्रॉब्लम हमारी बॉडी फेस करती है। पहला प्रॉब्लम, ये हमारे हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है। हेल्पर टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, तब बी सेल एंटीबॉडीज बनाता है, मगर यहां तो हेल्पर टी सेल ही अफेक्टेड है, तो बी सेल को सिग्नल मिलेगा नहीं, बी सेल को स्टिमुलेशन मिलेगा नहीं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं। क्लियर? और वो क्यों एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा? बिकॉज हेल्पर टी सेल हमारा अफेक्टेड है। मगर जब टी सेल इसके कांटेक्ट में आता है नॉन एंटीजेनिक लेयर के, तो बॉडी की एक टेंडेंसी है ना कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल आए बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है।
तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बनेगी इस इंटरेक्शन की वजह से। उस एंटीबॉडी को सीरम में रख के या सैंपल में लेके, सीरम का सैंपल लेके, ब्लड का सैंपल लेके हम उसको एलाइजा प्लेट पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस पे ऑलरेडी हमने एंटीजन्स बाइंड किए हुए थे, और ये जो थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बनी होंगी वो इस एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हम अल्कालाइन फॉस्फेटेस ऐड करेंगे, अनरिएक्टेड एंटीबॉडीज वॉश्ड हो जाएंगी। एंड अब इसके दो ऑब्जर्वेशन है, या तो आप स्क्रीनिंग करेंगे या इसको परऑक्सीडेज के साथ, ये दोनों मेथड करना एक साथ जरूरी है, या मैं नहीं बोल सकता। परऑक्सीडेज रिएक्ट करेगा तो कलर रिएक्शन और इंटेंसिटी ऑफ कलर आपको अमाउंट ऑफ पैथोजन बताएगी। तो दिस इज एलाइजा। द सेकेंड वन इज पीसीआर। तो पीसीआर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन म्यूटेशंस एंड इवन इन द केस ऑफ वायरल डिजीज, ठीक है, वो पैथोजेंस जिसका इनिशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइक कोविड-19 में रैपिड टेस्टिंग की जाती है थ्रू द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू डायग्नोसिस कैसे होता है ये हमें समझना है। तो इसके लिए जैसे हमने अभी एलाइजा को समझा है बाय द HIV, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी हम लोग समझेंगे विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज जीन म्यूटेशन। क्लियर? अब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए पे म्यूटेशन हुआ है, और ये म्यूटेशन इतना रेयर हुआ है, ठीक है, यहां म्यूटेशन हुआ है, तो ये म्यूटेशन हमें कंफर्म करना है कि कौन से बेस पेयर डिलीट हुए हैं या ऐड हुए हैं या ओवरलैपिंग हुई है, क्या हुआ है म्यूटेशन में, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। तो साइज को इंक्रीज कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, फर्स्ट वन इज डिनेचुरेशन। जल्दी से हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रैंड को, मतलब इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा, इसको हम हीट करके टेम्पलेट की तरह अलग कर देंगे, बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, अलग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप होगा हमारा अनीलिंग। अनीलिंग में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्राइमर्स लगा देंगे, और जैसे इसके ऊपर हम प्राइमर्स लगाएंगे, इस पे आके डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। तो जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा तो अब क्या होगा, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, ये भी नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। अब इन दोनों स्ट्रैंड को निकाला और इसके पीछे बाइंड कर दिया। तो थर्ड स्टेप में मैं दिखाऊंगा आपको, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड, ठीक है, बीच में बॉन्ड्स बना लेते हैं हाइड्रोजन के, और फिर हमारा ये स्ट्रैंड जो बना था इसको हमने पीछे बाइंड कर दिया, ठीक। तो साइज इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो स्टेप हमारा है ना, जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अब आप कहेंगे कि सर ने बहुत शॉर्ट में बता दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। डिटेल्ड आपको अगर पढ़ना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें फॉर द रेफरेंस। बट डायग्नोसिस मेथड उसके बाद आपको बिल्कुल इतना इजीली प्रिपेयर हो जाएगा कि कभी आप ये भूलेंगे नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। The third one is recombinant DNA technique। तो इस मेथड में सिर्फ एक छोटी सी लाइन में ये क्लियर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करते हो, ओके, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब। और आप रेडियो एक्टिव प्रोब क्यों यूज करते हो? आपको याद होगा जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी किया तो उसमें जितने सस्पेक्ट्स होते थे उनके सैंपल्स को हम एक प्लेट में इंट्रोड्यूस करते थे, है ना, साउदर्न ब्लॉटिंग आपको याद होगा। और उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ रेडियो एक्टिव प्रोब्स बनाते थे नॉन सीक्वेंसेस का। फिर वो नॉन सीक्वेंसेस अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड होते थे
और हम सस्पेक्ट को डिटेक्ट करते थे। यहां भी हम यही चीज करते, कुछ पैथोजेंस के नॉन सीक्वेंसेस को, ठीक है, नॉन सीक्वेंस का मतलब हमें सीक्वेंस ऑलरेडी पता होगा उस पैथोजन का, उसके हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव प्रोब बनाएंगे, फिर इसको हम सेपरेट करेंगे एज ए टेम्पलेट, सेपरेट करेंगे एज ए टेम्पलेट, और फिर ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड होगा। तो ये बाइंड होगा विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और जैसे ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड होगा ये हमें कंफर्मेशन दे देगा, है ना, कंफर्मेशन देगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस तो पता था कि सपोज ये इस पैथोजन का सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के अगेंस्ट वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाइंड हो गया जो रेडियो एक्टिव प्रोब है। ओके, तो ये हमें अब कंफर्मेशन देगा कि यस दिस टाइप ऑफ पैथोजन एग्जिस्टिंग इन योर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ में आया है, तो लाइक बटन प्रेस करें, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।